नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आप स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग के बारे में। भारतीय संविधान की श्रृंखला हमारी अभी समाप्त नहीं हुई है और कुछ अभी वीडियो आने बाकी हैं। तो इसी सीरीज में हम आज 26वां वीडियो देखेंगे। 25 वीडियो इसके पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि हमारे स्टोर पर भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और पर्यावरण की ई बुक उपलब्ध है। आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा चुनाव आयोग। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो चुनाव आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव आयोग से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं, जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जाए। तो पहला प्रश्न लेते हैं, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भाग याद रखना है। भाग 15 का संबंध भारत के निर्वाचन आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी चुनाव आयोग को दी गई है? तो जो हमारा चुनाव आयोग है उसको यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि जो संसद के चुनाव होते हैं, जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी चुनावों की जिम्मेवारी चुनाव आयोग को दी गई है और यह दी गई है अनुच्छेद 324 के अनुसार। तो अनुच्छेद 324 बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 25 जनवरी 1950 को स्थापित भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो निश्चित रूप से भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान में इसका उल्लेख है, तो इस प्रकार से यह संवैधानिक संस्था है। तो जिस भी संस्था का उल्लेख संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद के तहत किया गया है तो वह संस्था संवैधानिक संस्था मानी जाती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राज्य में होने वाले पंचायत व निगम चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं हमारे यहाँ, उन राज्यों में जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनकी जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग पर है। यानी कि जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है उस पर यह जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई है और राज्य अपने अपने हिसाब से चुनाव आयोजित करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? तो हर एक नागरिक जो भी भारत के हैं उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वो मत दे सकते हैं और निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कुछ भी बन सकते हैं यदि वे भारत के नागरिक हो और कुछ शर्तों को पूरी करते हैं। तो यह जो अधिकार दिया गया है यह विधिक अधिकार है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। विधिक अधिकार है हमारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? एग्जाम में पूछा गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता रहा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एक सदस्यीय निकाय के रूप में, यानी कि निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक सदस्य रहते थे उस समय तक। तो वह जो समय अवधि है 1950 से 1989, तो यह आपको ध्यान में रखना है। किस वर्ष से निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में सतत रूप से कार्य कर रही है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुसदस्यीय संस्था यानी कि अगर हम बात करें तो वर्तमान में देखा जाए तो 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम कर रही है 1993 से। तो आपको यहाँ याद रखना है 1993 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त की संख्या का निर्धारण कौन करता है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे, इसकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितनी संख्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां, वेतन, भत्ते एवं दूसरे लाभ क्या एक समान होते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझने वाली बात है कि निर्वाचन आयोग में देखा जाए तो एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो तीनों ही लगभग समान होते हैं, लेकिन जब
तीनों के भत्ते समान शक्तियां की बात आती है, लाभ की बात आती है, तो तीनों ही एक समान होते हैं, लेकिन कुछ निर्णय लेने के मामले में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों में लगभग वह समान ही होते हैं, तो चाहे उनकी शक्तियों की बात करें, वेतन भत्ते या दूसरे लाभ, तो ये सभी समान होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नाम के लिए है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वह उस सब अवधि तक वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे बने रह सकते हैं। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या है, तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं और एक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो इन दोनों के पदावधि में थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में वो समान है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसमें भिन्नता है। और कौन से, ये 62 वर्ष और ये 65 वर्ष, बाकी 6 वर्ष तो दोनों रहेंगे ही, और दोनों में से जो भी पहले हो, ये कंडीशन आपको साथ में रखना है। आगे चलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस तरह से पदच्युत किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके, इसलिए उनको हटाने की व्यवस्था भी इस प्रकार से की गई है ताकि उनको आसानी से हटाया न जा सके। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कह दे या कोई भी किसी के कहने पर हटाया जा सके। तो ऐसा व्यवस्था इसलिए की जाती है संविधान में ताकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, निर्वाचन आयोग जो है, अब स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। क्योंकि एक सही अर्थों में अगर लोकतंत्र देखा जाए तो वही कहलाता है जिसमें कि जो चुनाव है वह निष्पक्ष रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो, और इसी को सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं, निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। तो 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके संबंध में बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक प्रकार से यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि इनके सलाह से राष्ट्रपति द्वारा जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, केंद्र एवं राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कब 18 वर्ष कर दी गई। तो पहले मतदान की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 18 वर्ष कर दी गई। तो कब कर दी गई, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको सब याद रखना है इसमें। तो राजीव गांधी के समय में, जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उसके समय में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा यह व्यवस्था की गई। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सभी चीज़ इसमें याद रखना है, डेट और किनके काल में किया गया, ये सभी। आगे बात करते हैं, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में भी देखा जाए तो चुनाव सुधार की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि चुनाव का जो फंडिंग है वह सरकार द्वारा किया जाए। तो इस प्रकार की सिफारिश, यानी कि सरकारी निधि की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप याद रखें, दिनेश गोस्वामी समिति, इन्होंने सिफारिश की थी कि चुनावों में जो अवैध रूप से अंधाधुंध जो खर्च होता है उस पर नियंत्रण के लिए हमें सरकारी निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए चुनावों के लिए। तो यह सिफारिश थी, आपको ध्यान रखना है, दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके भूभाग का निर्धारण जो किया जाता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची से न बाहर किया जा सकता है न ही शामिल किए जाने का दावा कर सकता है। तो यदि कोई भारत का नागरिक है और भारत का यदि वह नागरिक है और उसे किसी भी धर्म विशेष का होने पर या किसी वंश या जाति का विशेष होने पर उसे इस आधार पर हम मतदाता सूची से बाहर नहीं कर सकते हैं और ना ही इस आधार पर उसे विशेष अधिकार देते हुए शामिल कर सकते हैं। तो यह किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है, तो यह अनुच्छेद 325 के तहत व्यवस्था की गई है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो नागरिकों के मतदाता होने का जो अधिकार है उस अधिकार की रक्षा की जाती है अनुच्छेद 325 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा वयस्क मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। तो यह अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 326। तो यह भी आपको याद रखना है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में
न्यायालय के हस्तक्षेप को रोका गया है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 229। अनुच्छेद 229 के तहत व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन संबंधी जो मामले होंगे उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप को रोका गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता ही होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी के एक दिन पूर्व। तो जब भारत गणतंत्र हुआ था उसके एक दिन पूर्व हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो मेरा उद्देश्य यह होता है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न, अच्छे कॉन्टेक्ट उपलब्ध कराऊं और राजनीति विज्ञान के या मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो के जो PDF है, ई बुक है, हमारे स्टोर पे उपलब्ध है। आप चाहे तो ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है जो बहुत ही कम समय में आपकी अच्छी तैयारी कर सकता है। आगे बात करते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिसीमन आयोग जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है उसका पदेन सदस्य कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो जिस प्रकार से नीति आयोग के पदेन सदस्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य। पदेन का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर नियुक्त होगा वह बिना नियुक्ति के मतलब अपने आप वह परिसीमन आयोग के सदस्य बन जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है, सामान्य सी भाषा में आपको यहाँ समझना है। आगे बात करते हैं, भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थी VS रमा देवी, एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है क्या कहलाता है? तो आपको यह याद रखना है कि राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और यह करता क्या है, जो राजनीतिक दल हैं और जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए। तो यह है आदर्श आचार संहिता। चुनाव के दौरान आपने कई बार सुना होगा आदर्श आचार संहिता को, जिसको न्यूज़ में हमेशा सुनते होंगे, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यह तैयार किया गया है राजनीतिक दलों की सहमति से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता कब से लागू हो जाती है? तो भारत के जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनके द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से ही निर्वाचन पूर्ण होने तक यह आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की तारीख जो घोषित हो जाती है, जो तारीख घोषित हो जाती है, उसके बाद से कोई भी ऐसे काम नहीं किए जाते हैं जिसके कारण जो मतदाता है उसके मतदान प्रभावित होते हों। और यह कब तक लागू रहता है? तो निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक। तो यह आपको याद रखना है, निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्वाचन में पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो यह था 1982 में केरल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, EVM का पहली बार इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में EVM का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो 1999 में EVM के द्वारा पूरे राज्य में EVM का प्रयोग करके चुनाव कराया गया था और यह राज्य था गोवा। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। प्रथम बार किस वर्ष आम चुनाव में EVM का प्रयोग हुआ था? तो आम चुनाव यानी कि लोकसभा, तो इसमें 2004 हमारा सही उत्तर है। 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उसमें संपूर्ण रूप से EVM का प्रयोग हुआ था और आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जा रही EVM में अधिकतम कितने वोट दर्ज किए जा सकते हैं? तो चुनाव आयोग द्वारा जो EVM प्रयुक्त होता है, जो यूज होता है, उसमें अधिकतम वोटों की संख्या 2000 मत हैं। आगे चलते हैं, EVM को किसने डिजाइन किया है? तो EVM को जो डिजाइन करने वाले हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों को आपको याद रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। तो इन दोनों के सहयोग से जो निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति है उनके द्वारा यह EVM डिजाइन किया गया और तैयार किया गया। और ये जो EVM से संबंधित जो यहाँ प्रश्न है वह भारत निर्वाचन आयोग की जो साइट है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि VVPAT क्या है? तो आपने अभी सुना ही होगा चुनाव के दौरान कि VVPAT क्या है। तो निश्चित रूप से यह एक प्रकार का वोटिंग मशीन से जुड़ा एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका मत उनकी इच्छा के अनुरूप पड़ा है।
तो जिन्होंने भी वोट दिया होगा, अपने वोट को प्रयोग किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि जब वोट देने जाते हैं तो वोट देने के बाद हमें एक डब्बा सा दिखता है, उसमें पर्ची दिखाई देती है और उसमें यह छपा रहता है कि हमने किसको वोट दिया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो निष्पक्ष जो चुनाव प्रणाली है उसी के क्रम में यह एक स्वतंत्र प्रणाली है, वोटिंग मशीन से जुड़ा हुआ तंत्र है जो हमें बताता है कि हमने जिसको वोट दिया वोट उसी को पड़ा है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि वीवीपीएटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जा रही ईवीएम में अधिकतम कितने वोट दर्ज किए जा सकते हैं? तो अधिकतम 2000 मत दर्ज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम को किसने डिजाइन किया? ये लगता है स्लाइड रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार वीवीपीएटी का उपयोग कहाँ किया गया? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीपीएटी की बात हो रही है, आपको यहाँ ध्यान रखना है, ईवीएम और वीवीपीएटी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो नागालैंड विधानसभा के उपनिर्वाचन में पहली बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 1950 को स्थापित भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह संवैधानिक संस्था है। आगे बात करते हैं, अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक देखा जाए तो 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला परिसीमन आयोग 1952 में, उसके बाद 1962, उसके बाद 1973 और उसके बाद 2002। तो ये चारों आपको याद रखना है। हाल का सबसे जो परिसीमन आयोग है वह आपको याद रखना है, विशेष रूप से 2002 में जो परिसीमन आयोग गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान में संशोधन कर लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई वृद्धि या कमी नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2026 तक यह प्रावधान किया गया कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई वह 84वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है 2001 के द्वारा। तो 2026 तक हमारी जो लोकसभा की सीट है, जो विधानसभा की जो सीट है, वह वही संख्या रहेगी जो वर्तमान में है। 2026 के बाद इसमें परिवर्तन होगा। आगे बात करते हैं, नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, यानी कि 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग 2002 द्वारा भारत के किन राज्यों का परिसीमन नहीं किया गया? तो देखिए, परिसीमन पूरे भारत में लगभग किया गया था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे वहाँ पर कुछ टेक्निकल कारण थे, सुरक्षा कारण थे, उस कारण से उन राज्यों का परिसीमन नहीं किया जा सका। तो उसमें आपको याद रखना है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड। तो देखा जाए तो जो ये 4 राज्य हैं ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, लेकिन एक राज्य जो है वह पूर्वोत्तर का नहीं है। तो यह आपको याद रखना है, झारखंड राज्य का 2002 में परिसीमन नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। ये स्लाइड को बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रश्न थोड़ा आगे पीछे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चुनाव सुधार से संबंधित समिति एवं उनकी मुख्य सिफारिशों के बारे में कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस समिति द्वारा सिफारिश की गई? तो ये थे तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ने ही सिफारिश की थी कि वयस्क मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग, मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था, यह किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिनेश गोस्वामी समिति। चुनाव सुधार की जब भी बात आए तो दिनेश गोस्वामी समिति को तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि इन्होंने ही सिफारिश दी थी कि मतदान की व्यवस्था हो जहां कहीं भी बूथ को कैप्चर किया जाता है, बूथ की लूट होती है। और इसके अलावा ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता फोटो पहचान पत्र, इन तीनों की सिफारिश इन्हीं दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा की गई थी। इसके बाद बात करते हैं, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। तो यह सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के निधियन के लिए बोला था, सिफारिश दी थी, लेकिन इंद्रजीत गुप्त समिति जो गठित हुई थी, इन्होंने लोकसभा और विधानसभा का व्यय सरकार द्वारा किया जाए ऐसी सिफारिश दी थी। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है चुनाव सुधार की जब भी बात आएगी। इसके बाद बात करते हैं, निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था की जाए। तो
तो इस प्रकार की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? तो के संथानम समिति के द्वारा दी गई थी इस प्रकार की सिफारिश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे राजनीति विज्ञान से संबंधित चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे ख्याल से लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास की जो हमारी बुक है वह पब्लिश हो चुकी है। आप चाहें तो bluerosepublisher.com प्रोडक्ट भारतीय इतिहास जो कंपनी है वहाँ से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी यह बुक उपलब्ध है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं और यदि अच्छा लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। बुक की जो डिलीवरी है आपके घर तक की जाएगी जिस प्रकार से अमेज़ॉन पर की जाती है। और इसके अलावा हमारी ई बुक उपलब्ध है ही, उसको भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक परचेज कर सकते हैं, दोनों खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ई बुक खरीद लेते हैं तो फिर फिजिकल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मैटर सेम ही है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।